मैं चिश्ती साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। जब जंग हुई थी इंडिया की और पाकिस्तान की, तो हमने कोई 500 ड्रोन वहां पर भेज दिया था और उसके बाद उनका हमने सिस्टम सारे बिठा दिए, डिफाइस सिस्टम सब बिठा दिए, हर चीज को हमने कंट्रोल कर लिया, फ्रिक्वेंसीज को रीड कर लिया और उसके बाद मतलब उनका जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उस तक को हम जो है वो अपने कंट्रोल में कर चुके थे। हम जो जनरेशन 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसमें हम चाहे वो अपने आप को आईटी का हब कहते हैं, लेकिन हम बहुत आगे थे। हमने उनके जो बिजली का निजाम था उस तक को कंट्रोल कर लिया, यहाँ तक कि उनके जो टीवी चैनल्स थे वहां पर पाक सरजमीन वो तराने चल रहे थे। तो ये सारी चीजें देखते हुए इसके बाद इंडिया ने ये बड़े बड़े मुआहदे किया, ये सब कुछ हमें भी तो बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कौन से अमेजिंग चीजें या 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से क्या अपडेट किया गया है, या अभी भी ये ड्रोन्स या फिर दुबई के साथ मुआहिदा ये सब करने के बावजूद भी हमारा अपर हैंड अभी भी है खित्ते में भी और इंडिया पर भी। बहुत शुक्रिया फिजा और भट्ट साहब आपने इनवाइट किया। देखिए, ये हमारा जब से हम आज़ाद हुए हैं हमने कभी भी, और जब मैं अपना टाइम एयरफोर्स का याद करता हूं तो हमें किसी स्टेज पर ये नंबर वर्सेस नंबर, स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ का नहीं सिखाया गया था। हमें ये बताया था कि हमने आउट नंबर लड़ना है और हमने न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी कभी भी हासिल, ना हमारा डिज़ाइन है ना हमारी कैपेसिटी है डेवलप करने की। तो बहुत सारी चीज़ें टेंजिबल नहीं भी होती जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है एक मोटिवेशन होती है, एक जज्बा होता है, एक इंस्पिरेशन होती है, ट्रेनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन होती है। अब इसका कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि अगर वो राफेल 36 ले लें तो हमारे पास तो उनसे आधे थे J-10C, तो उसका मतलब ये है कि अगर न्यूमेरिकल नंबर होती तो वो उनको आउट परफॉर्म करना चाहिए था पाकिस्तान को। लेकिन ये वो एयरफोर्स है जिसके पास तकरीबन 900 जहाज थे और अभी भी हैं, और चंद एक ग्राउंड हुए। MiG-21 सिर्फ 2 स्क्वाड उन्होंने ग्राउंड किए हैं, वो भी कोई 60-65 साल, और वही जहाज है जो फ्लाइंग कॉफिन जिसको विडो मेकर कहते थे। तो इसके अलावा उन्होंने कोई अभी तक इंडक्शन नहीं की। ये वही एयरफोर्स है जिसके बारे में CDS जो अभी अनिल चौहान उनके रिटायर हुए हैं, उन्होंने सिंगापुर में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने 6 तारीख को कुछ गलतियां की 5-6 की रात को, फिर हमने टैक्टिक्स को रियलाइज किया, फिर हमने उनको इम्प्रूव किया। आपके प्रोग्राम में मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ आप जंग लड़के और फिर शुरू करके इनिशिएटिव आपके पास हो, सरप्राइज आपके पास हो, लोकेशन आपके पास हो, 12:30 बजे रात आपने चुना टाइम, तो फिर आप अपने टैक्टिक्स इंप्रूव करने में लग जाते हैं हमें हमला करने के बाद। ये कैसी एयरफोर्स है? पहली बात तो ये है। उसकी वजह ये है कि अभी भी मैं कहूंगा, आपके फोकस करता हूं मैं आपके सवाल पर, हम कभी भी देखिए आउट नंबर नहीं कर सकेंगे। हम ये नहीं करते कि उन्होंने एक स्क्वाड ले लिया राफेल का और ले लिया, हम भी एक स्क्वाड J-10 का ले लेंगे, उन्होंने 4 स्क्वाड ले लिया हम 4 ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम इंटेंजिबल फैक्टर से, जो मैं थोड़ी देर पहले अर्ज किया, उनसे मुकाबला करते हैं और उस गैप को प्लग करते हैं, क्योंकि हमारी कॉज हमेशा जस्टिफाइड होती है। जब भी हम लड़े हैं हमारी वॉर इसलिए जस्टिफाइड होती है, जब वॉर जस्टिफाइड होती है अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा मई 2025 में परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड थी। तो नंबर नहीं मैच अभी भी नहीं कर रहे हम, अभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे बहुत सा काम हो रहा है। हमने जो चैलेंजेस पिछले मई में फेस किए थे 2025 में, आपने देखा कुछ उनके ड्रोन्स और वेपन्स पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर पाए थे, उसकी डिटेल्स अभी मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि हमने बहुत ज्यादा उस पर वर्किंग हो रही है और अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हिंदुस्तान को ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा। बट साहब, ये जो चिश्ती साहब बात कर रहे हैं, ये तो टेंजिबल नंबर्स और ये सब कुछ न्यूमेरिक पावर जाहिर है वो हमसे ज्यादा है। जो जिस तरीके से इंडियन मीडिया को आप फॉलो कर रहे होते हैं, मैं भी कर रही होती हूँ, वहां पर तो वॉरफेयर और अभी तक वो एक लड़ाई पूरे का पूरा सिस्टम चल रहा होता है। बल्कि वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में जो जो बातें कर रहे होते हैं, जिस तरीके से वो एक इमेज एक सारा पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं, खैर उनकी क्या ही बात करनी, वो है स्टूपिड किस्म के लोग। मैं तो हैरान होती हूँ कैसे लेकिन जो जिस तरीके से पूरे के पूरा वहां पर एक मोदी के खिलाफ आप बहुत ज्यादा कॉकरोच पार्टी को देख के जिस तरीके से वो निकल रहा है, तो आपकी रीडिंग असेसमेंट इंडिया को देखते हुए ओवरऑल कि अब उनका ये मंजन पाकिस्तान खिलाफ नैरेटिव को बिकता नजर आ रहा है? देखिए काबिल एहतराम फिजा, जो आप बात कर रही हैं ना, अब बात क्लियर हो गई है, भारत को समझ आ गई है कि वो इतने ज़्यादा, जैसे अभी खालिद भाई फरमा रहे थे कि उनकी तादाद ज़्यादा है हथियारों की, बाकी चीज़ों की, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो सका। अब वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला स्टाइल अपना रहा है। अब वो जा रहा है बलूचिस्तान पे पैसे खर्च करने, अब वो जा रहा है KPK पे पैसे खर्च करने, अब वो जा रहा है अफगानिस्तान पे पैसे खर्च करने। अब वो जैसे शातर लूमड़ी होती है उस तरह का स्टाइल है, क्योंकि उसको ये समझ आ गई है कि फिर आएगा। संदूर तो आपने मिटा दिया, बेवा तो आपने कर दिया, अब दोबारा संदूर आया तो फिर बेवा कर देंगे आप।
लिहाजा उसका एक ही हल है कि 2 कदम पीछे हटकर एक मुक्का मारने की एक साजिश वो कर सकता है। अटैक मेरा ख्याल है कि अब आने वाले चंद सालों में नहीं होगा। और यही बात मैं खालिद भाई आपसे भी जानना चाहता हूँ कि कौम इस वक्त थोड़ी सी परेशान है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अफ़गानिस्तान में हमारी जो मामला चल रहे हैं उनको सख्ती डे बाय डे आती जा रही है। तकरीबन 8 माह हो गए हैं और ये वही अफ़गानिस्तान है जब इनको रशिया मारा करता था तो आप जेट फाइटर त्यारे पर बैठकर इनको बचाया करते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बात की भी तस्दीक कीजिएगा। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि बगराम एयरबेस पर अब सारी बात आके अड़ गई है। अमेरिका नेटो का जो छोड़ा हुआ अरबों डॉलर का असला है वो तो जो मुआहदा हो रहा है अफगानिस्तान का रशिया के साथ और फिर वो उसने ऑफर अमेरिका को भी कर दी है और ट्रंप साहब खुद भी ये चाहते हैं कि वो बगराम एयरबेस पर वापस जाना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी आवाम जो थोड़ी सी परेशान है अफगानिस्तान के हवाले से उसकी रहनुमाई फरमाएं कि अफगानिस्तान में रूस और अमेरिका की अगर बगराम एयरबेस पे वापसी होती है वो जो चीज़ें हैं दोबारा ठीक करने की बातें होती हैं। अभी तक तो उनके पास तैयारी नहीं है लेकिन अगर वो चीज़ें ठीक होती हैं तो मेरा पाकिस्तान, मेरी सिक्योरिटी, मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हुकूमत कैसे कर रही है जनाब मोहतरम खालिद साहब? बट साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अफगानिस्तान में हुकूमत है रूस के अलावा उसको कोई रिकग्नाइज नहीं करता। पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी लेकिन रूस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया जिसके अंदर वो कहा जा रहा था कि वो तालिबान को असला देने जा रहा है, खासतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स या सरफेस टू एयर जो S-300 या 400 देने जा रहा है, वो रूस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। मेरा मानना भी यही है अभी तक कि मेरी इतलात भी यही है कि रूस इतनी आसानी से नहीं जाएगा इस डील के लिए, क्योंकि रेसिप्रोकेशन इन तालिबान के पास देने को कुछ नहीं है, ना वेपन्स हैं, ना कोई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, ना कोई गुड्स वर्सेस गुड्स एक्सचेंज होने हैं। रूस को भी पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी अगर एक्सपोर्ट करेगा तो ये दुनिया उसको ऐसे ही लेगा कि वो एक प्रॉक्सी एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि इन तालिबान के पास देने को है क्या? उनके पास प्रॉक्सी वॉर है, उनके पास गुरिल्ला वॉरफेयर है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं, सुइसाइड बॉम्बिंग है, तो ये बदले में लेगा। पहली बात है रूस। दूसरा, हमारा चाइना पर इन्फ्लुएंस इतना है कि हम चाइना को भी कन्विंस कर रहे होंगे आई एम श्योर, और करेंगे भी कि वो रूस को ऐसी चीज़ों से बात रखे कि वो हमारे कन्फ्रंटेशन में ना खड़ा करे उसको। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम वेपन्स भी मोस्टली चाइनीज़ ही यूज़ कर रहे हैं। अभी हिंदुस्तान के खिलाफ भी J-10C आपने देखा वो चाइना का था, तो चाइना कभी चाहेगा कि सामने से रूस हो और इधर से चाइना का इक्विपमेंट हम उड़ा रहे हों? तो ये भी एक क्वेश्चन नहीं बनती। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अर्ज किया है, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए बट साहब कि कोई भी मुल्क आपकी नेशनल इंटरेस्ट में आपकी तरफ तब बढ़ता है कि अगर उसकी नेशनल इंटरेस्ट भी कन्वर्ज करे आपकी तरफ। हमदर्दी में, गुडविल में देयर इज नो फ्री लंच। चाहे वो सुपर पावर कोई हो, चाहे वो दरमियानी पावर हो, चाहे आपके नेबरहुड हो, चाहे मिडल ईस्ट के ममालिक हो, उन्होंने अपनी इंटरेस्ट पहले देखनी होती है। आपके सर्वाइवल, आपकी सेफ्टी और आपके लॉ एंड ऑर्डर की बाद में बातें करते हैं। तो हम इसमें कोलैबोरेट मेरा नहीं ख्याल है करना चाहिए। अभी ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और 5th जनरेशन जहाज की ऑफर की गई है इंडिया को कि आप हमसे वो खरीद लें जो उनके हैं, और इंडिया खुद भी अपना देसी साख्ता अपने भी तजुर्बे कर रहा है इसको बनाने के लिए। तो वो प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा है? और जो रशिया की ऑफर है इस पर अभी तक खामोशी है, इंडिया की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया। वो अमेरिका से नाराज भी हैं लेकिन वो रशिया के साथ कोई मुआहदा कर भी नहीं सकते। तो जो उनका अपना वो पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके आई एम श्योर कि जाहिर है हमें तो इन्फॉर्मेशन होगी कि किस हद तक वो काम कर रहे हैं या किस हद तक, तो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करें कि जो उनका अपना 5th जनरेशन जिस पर वो काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट क्या फेलियर है, कामयाब है या कहाँ तक काम हो रहा है। और दूसरा, रशिया की जानिब से जो ऑफर की गई है उन्हें। फिजा, बुनियादी तौर मैं क्विकली कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी मैं हिस्ट्री से थोड़ा सा टच करके आगे आ चाहता हूँ। पहले अमेरिका ने एक र्यूमर उड़ी थी, आपको याद होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप के पिछले दौर में इंडिया को F-35 की ऑफर गई थी। ये स्टेल्थ 5th जनरेशन जहाज है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने दो वजह से नहीं लिया था। एक तो अमेरिका बाद में ज्यादा शौकीन नहीं रहा इनको देने में, दूसरा F-35 स्टेल्थ है लेकिन उसके एक सॉर्टी की कीमत 30 लाख रुपए है इंडियन। 1 सॉर्टी, 1 घंटे की, 1 घंटे की समझे सॉर्टी, वो कॉस्ट प्रोहिबिटिव था जिसकी वजह से नहीं लिया था। दूसरा, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है वो भी कंपैटिबल नहीं था F-35 अकोमोडेट करने के लिए। ये नंबर 1। दूसरा, आपने पूछा कि इंडिया खुद भी 5th जनरेशन की कोशिश कर रहा है, वो जहाज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं एमका के नाम से, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये उससे सबक सीखा तेजास से। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी ने बनाना शुरू किया तेजास, 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज बना सके हैं, वो फेल भी हुए, एक्सीडेंट्स भी हुए। तो इंडियन एयरफोर्स एक्साइटेड नहीं है उन जहाज़ों को लेने के लिए, नंबर 1। एमका उन्होंने एक और कंपनी को आउटसोर्स किया है
और उन्होंने कहा है कि 10 साल में वो डेवलप करेंगे 5th जनरेशन। लेकिन अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड तेजस का देखूं तो 40 साल में उनसे अभी तक कामयाब नहीं हुआ, तो एमका का मुझे लग नहीं रहा कि कोई ऐसी पॉसिबल। तीसरी बात जो आपने SU-57 जो रशिया का इकलौता जहाज है जो 5th जनरेशन है, वो ऑफर करने की रूमर्स हैं, ना रशिया ने कंफर्म किया है ना इंडिया ने कंफर्म किया है। ये मोर ऑफ अ प्रोपेगेंडा, और मेरा ख्याल है इंडियन मीडिया एक हाइप क्रिएट करता रहता है और एक उम्मीद गलत लगाए रखता है अपने लोगों के दिमागों में कि बस हमने ये जहाज आया तो फिर संदूर 2 और 3 और पता नहीं कितनी करेंगे। वो एक नेगेटिव अपना जो इंप्रेशन पिछले साल पड़ा था उसको कवर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इंडिया की तरफ से फॉर्मली दोनों मुल्कों की तरफ से नहीं है। इंतहाई काबिल एहतराम। खालिद भाई, मेरा आपसे लास्ट सवाल है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान गए और वहाँ पर जो बातचीत चली थी, मेरा ख्याल है वो सुलह की जानिब चल पड़ी थी, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि वो अभी तक क्यों रुक गई। इस वक्त सूरत हाल लेटेस्ट ये है कि हमारे मोहसिन नकवी साहब जो है वो ईरान दोबारा चले गए हैं अब फाइनल मीटिंग के लिए, और मेरा ख्याल है कि अगले 48 घंटे में कौम को खुशखबरी मिल सकती है, कोई ड्राफ्ट ऐसा फाइनल हो सकता है। आप क्या देख रहे हैं कि आपको कोई उम्मीद है, या इसी तरह गीदड़ बपकियाँ चलती रहेंगी, ट्रम्प साहब आवाज़ें लगाते रहेंगे और ये मामला अभी और लॉन्ग चलेगा? आपकी राय खालिद साहब। बट साहब, मेरा नजर में जंग चल करके देख ली अमेरिका ने 40 दिन मिलिटरीली, मेरा नहीं ख्याल को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है, और जाहिर है पढ़ा पढ़ाया भी हमने यही है, कि मिलिट्री वॉरफेयर का सबसे बड़ा रोल ही यही होता है कि वो आपको नेगोशिएशन टेबल पर एक एडवांटेज लेकर देती है। अगर आप एडवांटेज मिलिट्री थ्रू मीन नहीं ले सकते तो फिर आपके जो नेगोशिएशन के वक्त है वो आप कमजोर दिखाई देंगे, जो अभी हो रहा है। एक टेंटेटिव रोड मैप मेरी नजर के मुताबिक तय हो चुका है। मेथडोलॉजी, एग्जीक्यूशन और सेफगार्ड्स और एश्योरेंसेस पे आके बात रुकी हुई है, नंबर 1। और सबसे ज्यादा शो स्पॉइलर, अगर इधर मोहसिन नकवी साहब जाते हैं तो उधर से आपने देखा कहां से शरारत शुरू हो जाती है, इजराइल की तरफ से। वो लेबनान में भी एडवांस करता है ताकि इंस्टिगेट किया जा सके, और ईरान को प्रेशराइज डालता है कि वो पुल आउट कर ले। और दूसरी बात आपने देखा कि वो ऐसा शो स्पॉइलर के तौर पे काम कर रहा है कि वो चाहता नहीं है कि ये डील हो, क्योंकि नेतन्याहू ने तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कह दिया है कि ऐसी डील से बेहतर है डील ना करें। तो आई थिंक हम स्पॉयलर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब मिलिट्री ऑप्शन रहा नहीं है। सिर्फ अगर आपने विक्ट्री अपने आप को साबित करना है तो वो कर लें, जैसे वो रजीम चेंज कर चुके हैं उसी तरह की एक विक्ट्री अनाउंस कर दें ताकि दुनिया जिंदगी आगे चले, सारी ग्लोबल 8 बिलियन लोगों की जो हॉस्टेज बनी हुई है।